Hello everyone, welcome to your favorite learning channel, The Science Teacher. Let's get started with chapter number 7, Control and Coordination. But before that, as usual, हम लोग क्या करेंगे, पिछले चैप्टर से समरी को कंप्लीट करेंगे ताकि आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो. एंड इट विल टेक ओनली 5 minutes. ऑल राइट, देयर आर फ्यू क्वेश्चंस टू. सबसे पहला क्वेश्चन है, इसे भी कर लेते हैं, थोड़े से 3 ही क्वेश्चन हैं. ऑल राइट, पहला क्वेश्चन कहता है स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग हमें बताना है नेफ्रॉन का. तो नेफ्रॉन, जैसा कि आप यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देख सकते हो, इसमें क्या है, मेन पार्ट मैं यहाँ पर डिस्कस करा दे रहा हूँ. सबसे मेन पार्ट है यहाँ पर ग्लोमेरुलस, जहाँ पर ब्लड फिल्टर आउट होता है. वुमेन्स कैप्सूल के अंदर में वो होता है. ब्लड ट्रेवल करते हैं रीनल ट्यूब से, रीनल आर्टरी, रीनल वेन से. और ग्लोमेरुलस में सबसे छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर पास कर जाते हैं, यानी कि फिल्टर आउट हो जाते हैं, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर जितने भी छोटे मॉलिक्यूल्स हैं. और वहीं अगर हम बात करें ब्लड सेल्स की या फिर प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स की, तो वो यहाँ पर फिल्टर आउट नहीं होते हैं क्योंकि उनका जो मॉलिक्यूलर साइज होता है वो बिग होता है. सेल तो ये सेल ही है. ऑलराइट, तो यहाँ पर जो फिल्टर आउट हो जाते हैं वो इस ट्यूब में आते हैं. उसके बाद में यहाँ राउंड लगाते लगाते यहाँ से बाहर चल जाते हैं रीनल वेन से. और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो यहाँ आ जाता है कलेक्टिंग डक्ट पर. ऑलराइट, तो जितने भी यहाँ पर ब्लड में वेस्ट मटेरियल्स होते हैं इस तरीके से फिल्टर आउट हो जाते हैं, यानी कि जैसे कि ग्लोमेरुलस से, और बाकी यहाँ पर आगे बढ़ते बढ़ते ट्यूब से भी ये एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं जो भी यहाँ पर वेस्ट है उसे. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. What are the methods used by plant to get rid of excretory product? तो जो भी वेस्ट मटेरियल्स है उसे प्लांट किस तरीके से बाहर निकालते हैं. तो हमने देखा हुआ है एक्सक्रीशन इन प्लांट पर. अगर हम बात करें वाटर का, तो जो भी एक्सेस वाटर होता है वो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से वो लीव्स के थ्रू में वो इवेपोरेट हो जाता है, बाहर निकल जाता है. कुछ वेस्ट अगर यहाँ पर हम बात करें तो वेस्ट जो है वो स्टोर किया हुआ होता है सेल्यूलर वैक्यूल्स पर. प्लांट सेल का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, तो उसी सेल्यूलर वैक्यूल्स पर ये जमा होता है. और ऐसे कुछ लीव्स पर भी वो जमा करा देता है, जिसे बाद में वो मतलब गिरा देता है, अपने मतलब पेट से वो बाहर निकाल देता है, वो गिरा देता है. तो उसी तरीके से वो एक्सक्रीशन का प्रोसेस करता है. साथ में कुछ ओल्ड जाइलम में भी, जाइलम के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है, उस पर रेजिन्स और गम्स के फॉर्म में जमा किया हुआ होता है. और ये कुछ वेस्ट मटेरियल्स को अपने आसपास में सोयल के अराउंड में भी वो गिरा देता है. बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. हाउ इज़ द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड? तो यूरिन के अमाउंट को हम किस तरीके से यहाँ पर रेगुलेट कर सकते हैं. सोचिए कि किसी दिन आपने ज़्यादा पानी पिया हुआ है तो उस दिन ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस होता है. अगर वेस्ट मटेरियल्स हमारे बॉडी में जितने ज़्यादा होंगे तो उतना ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस होगा. वेस्ट मटेरियल कहने का मतलब कि जो हमारे बॉडी को नहीं चाहिए, जितना हमने यूज कर लिया और जो बाकी बचे हुए हैं जो हमें नहीं चाहिए. तो एक्सेस वाटर अगर हो जाता है तो वो भी ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस करेगा. अगर एक्सेस जो है यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट्स हो जाएंगे हमारे बॉडी में तो भी ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस होगा. ऑलराइट, और कुछ दूसरे फैक्टर्स भी यहाँ पर रोल प्ले करते हैं, जैसे किसी का हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH, या फिर उस व्यक्ति का जो उसका नेचर है, जो उस तरीके से वो अपना रहता है. कहने का मतलब कि वो जिस तरीके का आदत बनाया हुआ है, तो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पर वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का देखने को मिल सकता है. चलिए आते हैं समरी पर. पहला पॉइंट है दैट मूवमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स कैन बी टेकन एज इंडिकेशन ऑफ लाइफ. लाइफ का इंडिकेशन हम क्या कर सकते हैं कि मूवमेंट्स को हम देख कर कह सकते हैं कि लाइफ का इंडिकेशन हो रहा है. कैसा कैसे मूवमेंट्स हो सकते हैं? फिजिकल मूवमेंट्स देख सकते हो, मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स देख सकते हो. ऑलराइट, चलिए सेकंड में आते हैं. कहता है कि मेंटेनेंस ऑफ लाइफ रिक्वायर प्रोसेस लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड ऑफ मटेरियल्स विद इन द बॉडी एंड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स. तो लाइफ के प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि न्यूट्रिशन,
उसके बाद में हमने रेस्पिरेशन, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर मतलब ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद में हमने यहाँ पर एक्सक्रीशन डिस्कस करा। तो ये सभी जो है इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हैं ताकि हम अपने वेस्ट प्रोडक्ट को भी निकाल सकें और जो हमें चाहिए उसका यूज़ भी हम कर सकें। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ था कि प्लांट्स में या फिर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं वो ये करते हैं जिन पर क्या होता है कि वो खुद से खाना बनाते हैं, वो इन्वायरमेंट से अटैच्ड होते हैं और सनलाइट से हीट लेकर के और सनलाइट से एनर्जी लेकर के वो अपना खाना बना लेते हैं खुद से। वहीं हमने हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में देखा था कि दूसरों से बने हुए फूड को वो इंटेक करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को वो इंटेक करते हैं और उसको ब्रेक करते हैं और उससे एनर्जी फॉर्म करते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स पर अगर हम बात करें तो इसमें हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो लेते हैं और खाना को वो ईट करते हैं, उसके बाद में उसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स में ब्रेक करते हैं और उसके लिए अलग बॉडी पार्ट होता है। और खाना जैसे कि मान के चलिए पेट में गया तो यहाँ पर उसमें एसिड्स मिलेंगे, उसके बाद में वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे और एसिड के मिलने से यहाँ पर कुछ एंजाइम्स यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे और फूड को ब्रेक कर देंगे, ऑलराइट, पेट पर। उसके बाद में वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाएंगे। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा कि वो एब्जॉर्ब हो जाएगा वहाँ से जो भी न्यूट्रिशन हमें चाहिए वो। तो एब्जॉर्ब करने के लिए भी हमने देखा हुआ है कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि वहाँ से फूड में से जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तक पहुँचाता है। नेक्स्ट आते हैं कि कहता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में यहाँ पर ग्लूकोज को हम ब्रेक करते हैं ताकि एनर्जी फॉर्म कर पाएँ, ऑलराइट। और एनर्जी जो है वो एटीपी के फॉर्म में होता है जो कि बाद में सेल्स यूज़ करते हैं जो भी मॉलिक्यूलर एक्टिविटी वहाँ पर करना चाहें या फिर मूवमेंट्स करना चाहें तो वहाँ पर वो करते हैं, या फिर कहीं अगर चोट लगी हुई है तो उस सेल को फिल करने के लिए यानी कि मेंटेनेंस का काम भी करते हैं, ऑलराइट। तो एनर्जी का इसी तरीके का यूज़ होता है। नेक्स्ट हमने देखा था कि रेस्पिरेशन जो है एरोबिक और एनारोबिक हो सकता है। जहाँ हम एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने देखा हुआ था कि ऐसे एनिमल्स जो कि हीट खुद से रिलीज़ करते हैं, खुद से अपने बॉडी का हीट मेंटेन करते हैं, तो उन्हें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ऑलराइट, जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्ट करने का काम सर्कुलेटरी सिस्टम का होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन कंपोनेंट्स हैं हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। हार्ट क्या करता है कि ब्लड को पंप करता है, यानी कि कुछ एनर्जी चाहिए पूरे बॉडी में पहुंचाने के लिए तो वो पंप करता है और वो एनर्जी देता है। तो ब्लड जो है फ्लो करता है। फ्लो कैसे करता है? ब्लड वेसल्स के थ्रू में फ्लो करता है, ऑलराइट। और जब ब्लड सर्कुलेट करता है तो सर्कुलेट करते के साथ में वो अपने साथ में जो भी इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन हो गया या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या फिर जो भी यहाँ पर चाहिए होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तक पहुँचाता है, क्योंकि यही ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ब्लड एक कैरियर का काम करता है जितने भी यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं उनके, ऑलराइट। कहता है कि ऐसे प्लांट्स जो कि जिनका रूट्स और लीव्स काफ़ी दूर दूर तक हैं तो उनको भी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। तो प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट में जाइलम और फलेम यहाँ पर उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं, जो कि जब जाइलम का हम बात करें तो जाइलम यहाँ पर वाटर जो रूट से है उसे पहुँचाता है डिफरेंट डिफरेंट सेल्स, और फलेम जो है वो खाना को पहुंचाता है डिफरेंट डिफरेंट सेल्स पर। वहीं कुछ कुछ मिनरल्स भी होते हैं उन्हें भी जाइलम पहुंचाता है। अब आगे बात करते हैं ह्यूमन बींग्स पे। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर नेफ्रॉन्स के थ्रू रिमूव किया जाता है, जो कि किडनी के अंदर में मिलियंस अमाउंट में होते हैं। 1 मिलियन टू 1.5 मिलियंस के अराउंड होते हैं नेफ्रॉन्स एक किडनी के अंदर में। तो 2 किडनी के अंदर और ज़्यादा हो गया, उससे दुगना हो गया, ऑलराइट। यहाँ पर कहता है कि प्लांट्स जो हैं वो भी बहुत सारे टेक्निक यूज करते हैं वेस्ट मटेरियल को छोड़ने के लिए, जो कि अभी अभी मैंने आपको डिस्कस कर दिया, ऑलराइट। 4 मिनट उधर और 5 मिनट इधर, 9 मिनट। चलिए आते हैं चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन।
मैं यहाँ पर एक काम कर रहा हूँ, आई डोंट नो यू लाइक इट और नॉट। यहाँ पर मैं आपके आंखों पर जोर ना पड़े इसलिए इसे मैं डार्क मोड पर कर दे रहा हूँ। इज इट ऑल राइट? चलिए, यहाँ पर हमें इंट्रोडक्शन मिलेगा क्योंकि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से हम अपने बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं, वहाँ से सिग्नल्स कैसे आते हैं, उन सभी के बारे में हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि क्या यहाँ पर परिस्थितियाँ बनती हैं जिसकी वजह से हमें नर्वस सिस्टम पढ़ने का ज़रूरत पड़ रहा है। कहता है कि पिछले वाले जो चैप्टर है उस चैप्टर पर हमने देखा हुआ था कि अगर हम लाइफ प्रोसेस का बात करें तो उसमें हम किसी को अलाइव तब कह सकते हैं जब वो कुछ मूवमेंट्स कर रहा है। उनमें से कुछ मूवमेंट्स हम कह सकते हैं कि ग्रोथ का एक रिजल्ट है, यानी कि जैसे कि सीड अगर जर्मिनेट कर रहा है और ग्रो कर रहा है तो वो उसका ग्रोथ है, वहाँ उसका मूवमेंट्स हो रहा है। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि सीड किस तरीके से मूव करता है सोइल्स को और मूव करने के बाद में वो ग्रो कर रहा है, तो यहाँ पर उसे हम कह सकते हैं एक मूवमेंट, और जिससे वो ग्रोथ का रिजल्ट शो कर रहा है। लेकिन कुछ मूवमेंट्स ऐसे भी हैं जो हम ग्रोथ से रिलेट नहीं कर पाएंगे, जैसे कि कौन कौन से मूवमेंट हो सकते हैं, जैसे कि कैट रन कर रहा है, चिल्ड्रन खेल रहे हैं, झूल रहे हैं, या फिर बफेलो जो है वो जुगाली कर रहा है। तो ये सब मूवमेंट क्या है, वो अपना मूवमेंट कर रहे हैं, वहाँ कोई बढ़ नहीं रहा है, वहाँ किसी का ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो ऐसे विजिबल मूवमेंट्स हमारे लाइफ के साथ में क्यों होते हैं? उसका एक सिंपल आंसर है कि हम अपने इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस हुए, उसके वजह से हम उसका एक रिस्पॉन्स दे रहे हैं कुछ मूवमेंट करके। ऑलराइट, जैसे कि यहाँ पर कहता है कि कैट इसीलिए रन कर रहा होगा क्योंकि इसने एक माउस को देखा होगा और उसे वो जो है खाने के लिए वो रन कर रहा है। साथ में यहाँ पर जो मूवमेंट्स हम करते हैं या फिर जो भी लिविंग बीइंग्स करते हैं, वो इन्वायरमेंट में जो भी चेंज है उसका एक एडवांटेज लेने के लिए यहाँ पर चेंज करते हैं। जैसे कि प्लांट सनशाइन में ग्रो करता है, चिल्ड्रेन यहाँ पर खेल रहे हैं तो प्लेजर के लिए खेल रहे हैं, राइट, स्विंगिंग कर रहे हैं फन के लिए स्विंगिंग कर रहे हैं। बफेलो जो है वो जुगाली कर रहा है क्योंकि यहाँ पर जो भी खाना उसके पेट पर है उसे डाइजेस्ट कर पाए अच्छी तरीके से। कहता है कि जब हम लाइट को आँखों में फोकस करते हैं, ब्राइट लाइट को, तो आँख जो है वो छोटा हो जाता है, आँख का जो अंदर वाला जो ब्लैक वाला जो होता है ना वो छोटा हो जाता है। और अगर हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को छूते हैं तो हम सडन रिस्पॉन्स करते हैं। ऑलराइट, तो इन्हीं रिस्पॉन्स को हम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ देखने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ पर देख लेते हैं। कहता है कि जो भी मूवमेंट हो रहे हैं, जो भी हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं इन्वायरमेंट के लिए, उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं बहुत ही बारीकी से। जैसे कहता है कि अगर हमारे फ्रेंड्स को हम जैसे क्लास में गॉसिप्स करते हैं तो हम धीरे से बात करते हैं ताकि टीचर को पता ना चले कि यहाँ पर ये शाउट कर रहे हैं, वरना टीचर परेशान हो जाएंगे, टीचर आपको पनिशमेंट्स दे देंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, विस्पर करते हैं। तो वो कंट्रोल्ड, यहाँ पर हम जो बातें कर रहे हैं वो कंट्रोल फ्लो में है। और ऐसे ही कंट्रोल्ड जो हमारे रिएक्शंस हैं उन्हें कंट्रोल्ड करने के लिए यहाँ पर जो भी हम मोमेंट्स करते हैं वो बिल्कुल करेक्ट होता है, जिसके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ हैं जो हमें ऐसे कंट्रोल्ड कोऑर्डिनेशन को करने में अलाउ करते हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं नर्वस सिस्टम में। आज हम 7.1 ही करेंगे, नर्वस सिस्टम के बारे में ही यहाँ पर देखने वाले हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो एनिमल के नर्वस सिस्टम की हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। एनिमल्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है नर्वस और मस्कुलर टिश्यू के थ्रू में यहाँ पर किया जाता है। जो नर्वस हैं वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, मस्कुलर टिश्यू उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करता है या फिर रिलीज करता है, वो वहाँ पर वर्क करता है। तो एनिमल्स के नर्वस सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कहता है कि टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। तो हॉट ऑब्जेक्ट को हम टच करते हैं तो हमारे लिए एक डेंजर सिचुएशन है, अर्जेंट सिचुएशन है।
मैं यहाँ इसे चेंज कर देता हूँ अभी, क्योंकि फिगर्स हैं तो इसे मैं डार्क मोड से हटा देता हूँ। तो कहता है कि ऐसे सिचुएशन में हमें इसे डिटेक्ट भी करना होता है और इसके लिए रिस्पॉन्ड भी करना होता है, अपना हाथ को हटाना भी होता है वहाँ से अगर हम टच कर रहे हैं तो। ऑलराइट, तो ये जो है all information from our environment is detected by specialized tips of some nerve cells। नर्व सेल के कुछ स्पेशलाइज्ड टिप्स पर वो डिटेक्ट किए जाते हैं। तो ये जो नर्व सेल्स हैं ये हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वहाँ पर होते हैं। अगर हम रिसेप्टर्स का बात करें तो वहाँ से इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये रिसेप्टर है, तो जो भी इंफॉर्मेशंस आ रहे हैं उसे यहाँ पर ये कलेक्ट करता है और ट्रांसफ़र करता है एक जगह से दूसरी जगह पर। ये रिसेप्टर्स जो हैं वो सेंस ऑर्गन्स में कहाँ कहाँ पर होते हैं, जैसे कि हमारा सेंस ऑर्गन है, ईयर है, नोज़ है, टंग है, तो इन सबों में ये होता है। तो ईयर्स में जैसे कि कान के अंदर में हमें आवाज़ को सुनना होता है और उसके अकॉर्डिंग वो इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड तक पहुंचता है। और जैसे कि हमारे माउथ पे गस्टैटरी रिसेप्टर्स है जो कि यहाँ पर जो भी टेस्ट है उस टेस्ट को यहाँ पर माइंड तक पहुँचाता है कि भाई हम जो खा रहे हैं उसका स्वाद कुछ इस तरीके का है। वहीं हम स्मेल को जब यहाँ पर डिटेक्ट करते हैं तो उसमें ओल्फैक्टरी रिसेप्टर का काम करता है। अब आगे आते हैं, कहता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो डेंड्रिटिक टिप ऑफ नर्व सेल पर यहाँ पर, जैसे कि अगर मैं बात करूँ डेंड्रिटिक टिप की तो वो यहाँ पर है। तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एक्वायर हो जाता है। और जैसे यहाँ पर आप नर्व एंडिंग देख रहे हो तो एक नर्व से दूसरे यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ये बहुत सारे यहाँ पर न्यूरॉन्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं और ये जो है अपना इन्फॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ साइनेप्स। ऑलराइट, तो जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो किस तरीके से ट्रांसफ़र होते हैं, वो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र होते हैं। वहाँ एक केमिकल रिएक्शन होता है जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फॉर्म करता है। ये इम्पल्स ट्रेवल करता है डेंड्राइट टू सेल बॉडी तक। ऑलराइट, यहाँ आप देखो सेल बॉडी तक ये ट्रेवल करता है डेंड्राइट से सेल बॉडी तक। उसके बाद में ये अलोंग एक्सन जाता है और यहाँ पर नर्व एंडिंग तक ये पहुँच जाता है। उसके बाद में आगे ट्रांसफ़र करना रहेगा तो वहाँ पर फिर से जो है दूसरे नर्व्स आएंगे या फिर जहाँ भी ट्रांसफ़र करना रहेगा वहाँ से वो चले जाएंगे। और वो कैसे जाएंगे उसके लिए मैंने अभी आपको बताया कि साइनेप्स का वहाँ पर रोल आता है जो कि नेक्स्ट न्यूरॉन्स तक वो पहुँचा देता है। जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो उसके लिए वो नया हो जाता है, फिर उसी तरीके से एक्सॉन से ट्रांसफ़र करके फिर से वो एंड तक पहुँचाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस फिगर में यहाँ दिया हुआ है कि जो साइनेप्स है ये ट्रांसफ़र कर रहा है इन्फॉर्मेशन को मसल सेल्स पर। तो यहाँ ये मसल सेल्स पर भी ट्रांसपोर्ट करने में ये हेल्प करता है और ऐसे यहाँ पर जो भी वर्क कराना होगा उस मसल सेल से वो उससे वर्क करा लेगा उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू। आप देख सकते हो यहाँ पर ये एक्शन आया हुआ है और ये जो है यहाँ पर वही जो एंड है उस न्यूरॉन का वो यहाँ पर है और यहाँ जो इन्फॉर्मेशन है वो साइनेप्स के थ्रू में यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है। राइट, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में ये ट्रांसफ़र होता है। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि यह सरप्राइजिंग नहीं होगा अगर हम कहें कि नर्वस टिश्यू जो है ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्वस सेल्स से बना हुआ है या फिर न्यूरॉन्स से बना हुआ है, आप कह सकते हो। ऑलराइट, और ये कम्युनिकेट करते हैं इन्फॉर्मेशन से, मतलब इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं थ्रू किससे यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं, साइनेप्स से। ऑलराइट, सो अगर एक बॉडी पार्ट पर
जैसे कि हमारे पैर में ही चोट लग जाता है या फिर गर्म लगता है, ठंड लगती है, तो तुरंत हमारे माइंड तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाता है। तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में तुरंत हमारे माइंड तक पहुंच जाता है। ऑलराइट, यहाँ कहता है दैट लुक एट फिगर 7.1 एंड आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स के जो पार्ट्स हैं उसे यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। 7.1 ही है क्या? हाँ, इसका ए में देखना है। और आप देखो कि यहाँ पर डेंड्राइट्स के पास में, इससे पहले अगर हम बात करें तो इससे पहले कोई दूसरा सेल या फिर ये डायरेक्टली जो है कनेक्टेड है किसी बॉडी पार्ट्स पर, वहाँ से इंफॉर्मेशन को ये एक्वायर करता है, फिर सेल बॉडी पर लाता है, एक्सन पर जाता है, फिर नर्व एंडिंग तक पहुँच जाता है। ऑलराइट, सो यहाँ करना क्या है? ये तो कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स के जो पार्ट्स हैं वो तो यहाँ पर पहले से आइडेंटिफाइड हैं। न्यूरॉन्स के पार्ट्स तो पहले से ही आइडेंटिफाइड हैं। ऑलराइट, वेयर द इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड। इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड डेंड्राइट से होता है। अच्छा, उसी से क्वेश्चंस कर रहा है शायद। वेयर दिस इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू ए केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। तो ऑनवर्ड ट्रांसमिशन के लिए यहाँ पर ये केमिकल सिग्नल को नर्व एंडिंग के पास में यहाँ पर उससे वो चेंज हो जाएगा ताकि आगे बढ़ सके, आगे ट्रांसमिशन कर सके। एक्टिविटी 7.1 करते हैं। कहता है कि कुछ शुगर को माउथ में डालना है और टेस्ट कैसे करना है यहाँ पर। तो कैसा टेस्ट करता है? माउथ में शुगर टेस्ट करेगा, मज़ेदार टेस्ट करेगा। कहता है कि नोज़ को हम प्रेस करेंगे और उसके बाद में हमें शुगर को टेस्ट करना है। तो क्या डिफरेंस है टेस्ट पर? तो शुगर पर क्या टेस्ट डिफरेंस होगा? नहीं, डिफरेंस नहीं है टेस्ट। कहता है कि लंच इट कीजिए ब्लॉक करके अपने नोज़ को, और उसी तरीके से एक बार खुला एक बार नोज़ को ब्लॉक करके। तो क्या आपको यहाँ पर टेस्ट में डिफरेंस आ रहा है? तो हाँ, टेस्ट में यहाँ पर डिफरेंस आएगा, क्योंकि शुगर का कोई भी यहाँ पर फ्रेग्रेंस नहीं होता है, उसका कोई स्मेल नहीं होता है। इसी की वजह से हम उसे सिर्फ यहाँ पर माउथ से उसे टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ माउथ का काम यहाँ पर चल रहा है। वहीं अगर हम खाना, जैसे कि लंच पर अगर कुछ खाते हैं, रोटी खाते हैं या फिर उसके साथ में कोई स्पेशल सब्जियां खाते हैं, तो वो जो है माउथ से टेस्ट तो होता ही है, लेकिन कुछ कुछ जो है स्मेल भी हमें लेना पड़ता है, जिससे वो मतलब वो हो जाता है। तो उससे क्या होता है, हमारे माइंड पर एक इन्फॉर्मेशन जाता है कि ये इतना टेस्टी है, ये इतना स्वादिष्ट है, इसका ये स्वाद आ रहा है। इसलिए कहता है कि इज़ देयर एनी डिफरेंस। तो शुगर में कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि शुगर का कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, तो नोज़ वाला जो भी यहाँ पर नर्व्स हैं उससे यहाँ पर काम हम नहीं ले रहे हैं। और वहीं अगर हम बात करें कि फूड पर, तो उसमें हम नोज़ से भी काम ले रहे हैं, माउथ से भी काम ले रहे हैं। ऑलराइट, चलिए कंप्लीट। आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।